नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 5th है यानी 5वां जो चैप्टर है, जिसका नाम है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, और उस न्यू सेशन के अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, यह आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है सुयोग्यता, स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि का अर्थ एवं महत्व। ठीक है, मतलब जो सुयोग्यता शब्द है, ठीक है, सुयोग्यता क्या है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, आपको मैं पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो पहले समझते हैं सुयोग्यता। ठीक है, देखो, सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है, ठीक है, एक तरह से क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, मतलब सुयोग्यता एक ऐसी व्यक्ति की क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, क्षमता मतलब, देखो, क्षमता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपना कार्य कर सके, स्वयं कार्य कर सके। ठीक है, उसके अंदर एक प्रकार की क्षमता हो, ठीक, कौशल हो, तो उसको हम कहते हैं क्षमता। ठीक है, इस प्रकार की इसको हम कहते हैं सुयोग्यता। ठीक है, जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, मान लो व्यक्ति के अंदर यदि क्षमता होगी तो वो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अब अगला आता है हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, आपको ध्यान में समझते हुए चलना है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में छोटे 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुयोग्यता का अर्थ बताइए, स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। आपको ये सब याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हमारा स्वास्थ्य यानी दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, वह शरीर में कोई भी समस्या विहीन ना होना ही स्वास्थ्य। देखो, स्वास्थ्य का मतलब आप सभी जानते हो कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ कैसे होगा। देखो, मान लो कोई व्यक्ति है हमारे पास, वो स्वस्थ है। ठीक है, अब वो व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा। ठीक है, स्वस्थ किस प्रकार से होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से यानी उसके शरीर से होना चाहिए, उनके सभी अंग होने चाहिए, मानसिक रूप से होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति हम मानेंगे स्वस्थ है। ठीक है, मान लो 2 व्यक्ति आपके सामने, ठीक है, ए और बी। ए जो व्यक्ति है ये शारीरिक, मानसिक और हर तरह से स्वस्थ है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जो बी व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ बीमारी का शिकार है। मान लो बी व्यक्ति को बुखार है या फिर कुछ भी समस्या है, तो वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है यानी कि जिसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो शारीरिक, मानसिक रूप से, तो वो व्यक्ति हमारा स्वस्थ कहलाएगा। तो ये होता है हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका ही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, आपने समझ लिया कि मानसिक रूप से मतलब व्यक्ति जब पूरी तरह से स्वस्थ रहता है तो उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य। ठीक है, अब अगला आता है हमारा जो है शारीरिक पुष्टि का अर्थ, यानी जो शारीरिक पुष्टि है इसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो, एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है। ठीक है, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना कर सकता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद में भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की पुनः शक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, देखो, शारीरिक पुष्टि, देखो, एक तरह से इसको हम कहते हैं शारीरिक पुष्टि का, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मतलब जो शरीर है वो एक तरह से सक्षम है कि नहीं कार्य करने के लिए। ठीक है, उसकी पुष्टि करना, वो सही शरीर में कुछ बीमारी तो नहीं है, उसको जांचना। देखो, एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि मतलब जांच, एक तरह से कहते हैं। ठीक है, जांच। ठीक है, का अर्थ उसकी दैनिक कार्य, मान लो कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों की जो दैनिक जो कार्य है, जो रोजमर्रा के जो काम है, यदि व्यक्ति वो कर पाता है बिल्कुल आसानी से, उसके अंदर वो उस काम करने की क्षमता है, दैनिक कार्यों करने की क्षमता है, तो हम कहेंगे उसकी शारीरिक पुष्टि अच्छी है, जिससे वह थकावट का अनुभव किए बिना, मतलब उसको थकावट नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ समाप्त करने के बाद भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की पुनः क्षमता की शक्ति भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यदि व्यक्ति मान लो काम करता है, काम करने के बाद भी उसके अंदर अतिरिक्त कार्य करने की पुनः शक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे बात यही हो रही है कि जो व्यक्ति है उसकी पुष्टि, मतलब ये हम कैसे जांचे, इसका मतलब है जांच। ठीक है, पुष्टि का मतलब क्या होता है, जांच। ठीक है, तो ये हम कैसे जांचे कि व्यक्ति स्वस्थ है, किस प्रकार से वो मतलब कार्य कर सकता है, तो उसके लिए शारीरिक पुष्टि का अर्थ ये होता है। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में आप समझ सकते हो कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ यह है
कि व्यक्ति जब बिना थके किसी कार्य को करता है और उसके अंदर जो ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है तो उसको कह रहे हैं शारीरिक पुष्टि, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है। अब समझते हैं सुयोग्यता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ वेलनेस, ठीक है, यानी जो सुयोग्यता है इसका महत्व क्या क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ये इससे पहले बताया, देखो मैंने आपको सब चीज बता दिया, सुयोग्यता का अर्थ बताया, स्वास्थ्य बताया और शारीरिक पुष्टि का, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है, बहुत ही चांस होता है, ठीक है, ये क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य सुयोग्यता का महत्व, यानी जो सुयोग्यता है, इंपोर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस का क्या महत्व, तो पहला स्वास्थ्य में सुधार के लिए, यदि व्यक्ति का जो सुयोग्यता, सुयोग्यता का मतलब ये आपने समझा कि क्षमता, व्यक्ति के अंदर यदि क्षमता विद्यमान है, विकसित है, तो वो सुयोग्य है। सुयोग का मतलब क्या होता है पता है, देखो योग मतलब आपको देखो हर चीज समझते हुए चलना, रटोगे तो कोई फायदा नहीं है, रटोगे तो फिर क्या फायदा है, ठीक है, तो समझते हुए चलो, पूरा चैप्टर बिल्कुल लीजिए, आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो योग्यता, योग्यता का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, मतलब मान लो आप कोई, मान लो एक बच्चा है, कोई मान लो टीचर है, उसके अंदर पढ़ाने की योग्यता है, डॉक्टर को मरीज का इलाज करने की योग्यता, तो उसके अंदर योग्यता है ना। तो सुयोग्यता मतलब व्यक्ति की जो क्षमता है, व्यक्ति अपना कार्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, स्वस्थ है कि नहीं, तो उसको कह रहा है सुयोग्यता, ये आपने पढ़ लिया। अब इसका महत्व क्या क्या, मतलब क्या क्या इसका महत्व है, तो देखो पहला महत्व है हमारा स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ठीक है, यदि व्यक्ति का सुयोग्यता अच्छा है तो उसका स्वास्थ्य में सुधार होगा, ठीक है। तो देखो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की दिशा ही स्वास्थ्य कहलाती है। देखो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की दशा ही स्वास्थ्य कहलाती है। मैंने आपको पहले बताया कि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मैंने आपको इससे पहले बताया जो स्वास्थ्य के बारे में, कि व्यक्ति जो शारीरिक रूप से मान लो समर्थ है, मानसिक रूप से समर्थ है, सामाजिक रूप से समर्थ है, स्वास्थ्य उसका बढ़िया है, तो उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य, वो हमारा स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, ये मैंने कहलाता है स्वास्थ्य। अब देखो सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर क्षमता ही नहीं होगी तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखो व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्ति में सुयोग्यता का होना महत्वपूर्ण है। यदि देखो व्यक्ति के अंदर सुयोग्यता नहीं होगी तो व्यक्ति किस पर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, किसी न किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर सुयोग्यता विद्यमान है तो वो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर सकता है, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, एक तरह से वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो महत्व है अच्छा नागरिक बनने के लिए, ठीक है, क्षमता का मतलब देखो सुयोग्यता का मतलब बताया क्षमता, ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने की, ठीक है। तो देखो अच्छा नागरिक बनने के लिए यदि व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो एक जो देश है, जो हमारा भारत देश है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है उसका एक अच्छा नागरिक बन जाएगा, ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनेगा जो हमारा व्यक्ति है, ठीक है। तो देखो सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना जानता है। जो देखो सुयोग्य का मतलब ये होता है व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, तो वो देखो जो मान लो को पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपने कर्तव्यों को जानता है कि हाँ भाई मेरे क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उनके अधिकार है, उनको जानता है, इसी कारण वह देश का अच्छा नागरिक बन सकता है, ठीक है। मान लो कि आप ये मानो कि एक पूरा गांव है, ये पूरा हमारा क्या है गांव, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पूरा हमारा गांव है, गांव में हमारे मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 में से मान लो 10 लोग पढ़े लिखे हैं, तो 90 जो लोग हैं वो तो अपने अधिकारों को जानते नहीं, जो भी सरकार की जो नीतियां उनका जो लाभ है उनको नहीं मिलता। लेकिन जो 10 लोग हैं पढ़े लिखे तो उनको लाभ मिल जाता है क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। जो 10 लोग हमारे पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है कि जो हमें उनके अधिकार क्या क्या है, उनके कर्तव्य क्या क्या है, तो उनको लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति को अपने जीवन में विकास करना है तो व्यक्ति सुयोग्य होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। अगला हमारा जो महत्व है वो है तनाव रहित जीवन जीने के लिए, ठीक है। यदि व्यक्ति के अंदर क्षमता है, सुयोग्यता है, ठीक है, सुयोग्यता को क्षमता भी कह सकते हो, ठीक है। यदि मान लो व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो वह तनाव रहित जीवन जीने के लिए, ठीक है, यानी व्यक्ति जो है वो तनाव रहित, यानी व्यक्ति जो है बिना किसी टेंशन के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, अवसाद आदि नकारात्मक भाव उस पर हावी नहीं हो सकते, ठीक है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, जब व्यक्ति मान लो स्वस्थ है तो उसके ऊपर कैसे कोई नकारात्मक या कोई भी मानसिक जो प्रॉब्लम व्यक्ति को नहीं हो सकती, ठीक है। व्यक्ति का जो यदि व्यक्ति स्वस्थ हो उसको कोई तनाव नहीं हो सकता, कुंठा नहीं हो सकती, दुश्चिंता नहीं हो सकती, अवसाद आदि या नकारात्मक भाव उस पर हावी नहीं हो सकते, ठीक है।
यदि नकारात्मक भाव आ भी जाते हैं तो वह उनका प्रबंध कुशलता पूर्वक कर लेता है, ठीक है। यदि मान लो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके अंदर योग्यता है, तो उसके मान लो कोई नकारात्मक भाव भी आते हैं तो उसका जो सरलता पूर्वक है, यदि नकारात्मक भाव आ जाते हैं तो वो उनका कुशलता पूर्वक, ठीक है, उनका प्रबंधन जो है वो कुशलता पूर्वक कर लेता है, ठीक है। यानी वो उस नकारात्मक भाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, ठीक है। सुयोग्यता व्यक्ति ही संतुलन जीवन, देखो सुयोग्य व्यक्ति ही संतुलित जीवन जीने के योग्य होता है, ठीक है। यानी जो व्यक्ति सुयोग्य है, जिसके अंदर क्षमता है, कार्य करने की जो गुण है, क्षमता है, उसके अंदर विकसित है, तो वो ही संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा। अगला हमारा है जो महत्व है जीवन का आनंद प्राप्त, देखो जीवन का आनंद प्राप्ति के लिए, ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता है, व्यक्ति के अंदर क्षमता है, तो वो जीवन का परम सुख, उसको आनंद मिलेगा। एक सुयोग्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक क्षमताओं का पूरा ज्ञान होता है, ठीक है। जो सुयोग्य व्यक्ति है, सुयोग्य व्यक्ति का मतलब आपको बताया, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता विद्यमान है, तो उनको मानसिक, शारीरिक, उनको शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, सामाजिक क्षमताओं का पूरा ज्ञान होता है। उनको पूरा ज्ञान होता है कि भाई किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, क्या क्या हमें एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, किस प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए, हर चीज़ को ज्ञान होता है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए सुयोग्य व्यक्ति अपना जीवन आनंद से व्यतीत करता है, ठीक है। जीवन के आनंद व मन की खुशी के लिए सुयोग्यता का महत्वपूर्ण, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति सुयोग्य है वो अच्छा और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसको हर चीज के बारे में पता है। तो ना वो उसको बीमारी होती है, ना कुछ होता है, मतलब हर चीज से वो परिपूलित है, मतलब एक तरह से वो परिपूर्ण है। मतलब मान लो व्यक्ति को शारीरिक के बारे, शरीर के बारे में भी ज्ञान है, मानसिक से बारे में ज्ञान है, स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान है, हर चीज के बारे में मान लो व्यक्ति को ज्ञान है, तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। अब बीमार नहीं पड़ेगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। अगला हमारा जो महत्व वो है समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए, ठीक है। सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव, यानी जागरूक, इसको आप कह सकते हो जागरूक, ठीक है। देखो यदि व्यक्ति के अंदर सुयोग्यता होगी, क्षमता होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो एक सक्रिय यानी एक्टिव तरह से बन जाएगा। किसका? समाज का। देखो सुयोग्यता व्यक्ति को समाज एवं पर्यावरण के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। यदि व्यक्ति सुयोग्य है तो उसको समाज और पर्यावरण के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। एक सुयोग्य व्यक्ति समाज व सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। सुयोग्यता व्यक्ति की नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। जो सुयोग्यता है वो व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, जो समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो मान लो ये एक हमारा पूरा गांव है, इसमें 100 लोग रहते हैं। इसमें से मान लो आप 10 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जो हमारे 10 लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। 10 लोग हमारे पढ़े लिखे हैं। तो जो ये हमारे 10 लोग पढ़े लिखे हैं तो वो एक तरह से सक्रिय रहेंगे, ठीक है। समाज में यदि कोई घटना घट रही है तो जागरूक रहेंगे, उनको हर चीज का समय समय पर पता चलता रहेगा। तो उसको हम कहते हैं सक्रिय सदस्य, यानी समाज का सक्रिय सदस्य बनेंगे, जो कि ठीक है, जो कि समाज के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। जो समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। अति आवश्यक का मतलब वही है, यदि व्यक्ति सक्रिय रहेगा तो समाज में तभी तो रह सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है सक्रिय नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, तो समाज में कैसे रह सकता है? मान लो कोई नई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, तो वो किसी को पता चलना चाहिए ना। तो एक तरह से एक्टिव रहना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। अगला हमारा जो महत्व वो है उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन हेतु, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें ना चीजों को रटना नहीं है। देखो आप चीजों को रटो मत, आप समझो। आपने हेडिंग पढ़ लिया तो आप इसको अपने लैंग्वेज में आप इसको बना के लिख सकते हो, ठीक है। आप अगर मान लो सेम टू सेम रटा लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं। आप चीजों को पढ़ो, समझो और अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। तो देखो पहले समझते, देखो उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने हेतु, देखो हर शब्द का मतलब समझो। अगर आप मतलब समझ गए तो आप पूरा आराम से समझ जाओगे, ठीक है। देखो उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी युक्त जीवन जीने हेतु यदि व्यक्ति सुयोग्य है, उसके अंदर क्षमता है, तो वो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। आप नहीं समझ लिया, आप देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। यदि व्यक्ति जागरूक है, सुयोग्य है, व्यक्ति के अंदर एक क्षमता विद्यमान है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्षमता है, तो वो जो व्यक्ति है उसके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधारता है, ठीक है। यानी व्यक्ति का जो जीवन का जो स्तर है, जीवन जीने का जो स्तर है वो भी सुधरता है। एक सुयोग्य और स्वस्थ व्यक्ति खेल कूद में भाग लेकर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर जीवन में अधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। यदि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो खेल कूद में भाग लेकर, ठीक है, जो एक हमारा सुयोग्य व्यक्ति है
और स्वस्थ व्यक्ति खेलकूद में भाग लेकर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर देखो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर, देखिए जो अन्य व्यक्ति उनके साथ मिलजुल कर जीवन में अधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा महत्व है उच्चतम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो देखो उच्चतम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझाता हूं मेरे को। तो देखो वृद्धि का मतलब होता है जो हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा जो हाइट बढ़ता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। विकास का मतलब क्या होता है, हमारा मान लो विकास यानी डेवलप होना। ठीक है, मान लो कि विकास से हम कह सकते हैं, मान लो कि आपके अंदर पहले मान लो कोई क्षमता नहीं थी, उसके बाद आपने उसको सीखा, आपके अंदर वो क्षमता आ गई। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक कौशल नहीं था, आपके अंदर एक गुण नहीं था, लेकिन आपने उस गुण को सीखा और वो गुण आपके अंदर आ गया, तो हमारा कहेगा विकास, यानी व्यक्ति का विकास हो रहा है। मतलब मान लो व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, नए नए काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका विकास हो रहा है, यानी कि वो एक तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति वो कोई वैज्ञानिक है तो आविष्कार कर रहा है, नए नए यंत्रों की खोज कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, तो उसके अंदर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। ठीक है, यानी व्यक्ति के अंदर विकास हो रहा है। तो देखो यदि व्यक्ति सुयोग्य रहेगा तो उसकी वृद्धि भी होगी, यानी शरीर भी बढ़ेगा और उसका विकास भी होगा। ठीक है, उसका मानसिक विकास भी होगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, हर काम अच्छे से कर पाएगा। तो सुयोग्यता व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। ठीक है, जो सुयोग्यता है वो व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। ठीक है, जो सुयोग्यता है वो हमारी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही वृद्धि और विकास बिना रोग से आसानी, देखो एक स्वस्थ व्यक्ति की ही वृद्धि और विकास बिना रोग के आसानी से हो सकता है। ठीक है, यदि जो व्यक्ति स्वस्थ है वही उसकी जो वृद्धि है और विकास वो बिना रोग के हो सकती है। अब हम समझते हैं स्वास्थ्य का महत्व। आखिर जो हमारा स्वास्थ्य है इसका महत्व क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो पहला, यदि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, उसका क्या क्या महत्व है देखो। तो पहला महत्व है बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में सहायक। ठीक है, यदि मान लो व्यक्ति स्वस्थ है तो जो मान लो, आपको मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मान लो हम दो व्यक्ति को उदाहरण, मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति की उम्र है हमारी मान लो 50 साल और बी व्यक्ति की उम्र भी हमारी 50 साल। ठीक है, दोनों की उम्र 50 साल है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो देखो जो बुढ़ापे का जो लक्षण है तो उसको दूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो जो ए व्यक्ति है 50 साल का, ये आपको बूढ़ा दिखने लगेगा, मतलब उसके जो स्किन है, जो उसका चेहरा, उस पर थोड़ा सा जो झुर्रियाँ होती है ना, ऐसे ऐसे झुर्रियाँ आने लग जाएगी चेहरे पे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो बूढ़ा दिखने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाल झड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो बूढ़े के लक्षण उसके अंदर आने लगेंगे। लेकिन जो बी व्यक्ति है जो स्वस्थ है, ठीक है, तो उसके अंदर ही कोई भी लक्षण नहीं आता, वो अभी भी जवान सही दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है हमारा। ठीक है, अगला हमारा जो महत्व है स्वस्थ जीवन व्यापित करने में सहायक। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ जीवन व्यापित यानी स्वस्थ जीवन गुजार सकेगा। अगला देखो, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ जीवन बिता सकेगा। ठीक है, अगला हमारा शरीर को निरोगी बनाने में सहायक। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, तो वो अपने शरीर को निरोगी, यानी उसके शरीर में किसी प्रकार कोई भी रोग नहीं होंगे, वो निरोगी रहेगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार कोई भी रोग नहीं होगा। अगला हमारा महत्व है शरीर में शक्ति बनाए रखने में सहायक। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके शरीर में शक्ति रहेंगी। ठीक है, उसका शरीर जो हमेशा शक्तियों से परिपूर्ण रहेगा और वो हमेशा कार्य को आराम से कर पाएगा। किसी भी काम को, मान लो कोई कार्य करना है तो अपने दैनिक जीवन को, मान लो कोई दैनिक जीवन कार्य करना तो किसी भी अपने दैनिक जीवन कार्य को बिल्कुल आसानी से कर पाएगा। ठीक है, अगला हमारा महत्व है शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। यानी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अधिक से अधिक कार्य कर पाएगा। ठीक है, अगला हमारा अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, व्यक्ति अधिक कार्य कर सकेगा। अगला हमारा मानसिक समस्याओं से जूझने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो व्यक्ति मान लो स्वस्थ है तो वो मानसिक समस्याओं से भी लड़ सकता है, उससे भी वो जूझ सकता है, नहीं उससे भी वो उसका जो मानसिक समस्या है उसका भी वो सामना कर सकता है। ठीक है, जूझना का मतलब ये होता है कि व्यक्ति उससे सामना कर सकता है। ठीक है, मान लो व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो जाती है तो वो यदि स्वस्थ है तो वो मानसिक समस्या से भी लड़ सकता है, उससे भी जीत सकता है। ठीक है, मानसिक समस्या से व्यक्ति लड़ सकता है। यानी कि देखो जो व्यक्ति के अंदर मानसिक समस्या वो विद्यमान नहीं रहेगी, मतलब मान लो उसको मानसिक समस्या हो भी जाती है तो वो आसानी से मानसिक समस्या को सामना कर सकता है, और यानी कि उससे वो लड़ सकता है और उससे वो समाधान भी पा सकता है और उसके अंदर समस्या जो वो भी दूर हो जाएगी यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो। अगला है हमारा शारीरिक पुष्टि बढ़ाने में सहायक। शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है, आप कह सकते हो एक तरह से कि जो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं उसको जांचना। ठीक है, पुष्टि का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, जांचना।
तो जो यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी शारीरिक पुष्टि बढ़ेगी। शारीरिक, मान लो जांचना का मतलब होता है कि मान लो आप कैसे जांचोगे। अब मान लो आपको जांचना है दो व्यक्ति को, एक व्यक्ति का नाम ए है, एक व्यक्ति का नाम बी है, दोनों को जांचना है कौन सा स्वस्थ है। तो आप देखोगे भाई इसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, मानसिक इसका स्थिति कैसा है, मतलब कोई बीमारी तो नहीं है इसको। आप इसी प्रकार से इन दोनों को आप जांचोगे। मान लो ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, इसको क्या, इसकी शारीरिक पुष्टि नहीं, इसका जो शारीरिक पुष्टि वो अच्छा है, लेकिन जो बी व्यक्ति उसका अच्छा नहीं है। इसमें हम स्वास्थ्य, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसकी शारीरिक पुष्टि बढ़ाने में सहायक। यदि मान लो जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी शारीरिक पुष्टि बढ़ेगी, यानी कि वो स्वस्थ रहेगा। अगला हमारा जो महत्व वो है आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक। यानी कि जो व्यक्ति मान लो स्वस्थ है तो उसका जो आत्मविश्वास है, यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी जो व्यक्ति का आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। अगला हमारा जो महत्व वो है स्वस्थ जीवन सुखी जीवन। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेगा और सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगा। अब अगला हमारा आता है शारीरिक पुष्टि का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी जो शारीरिक पुष्टि है, ठीक है, शारीरिक पुष्टि इसका क्या क्या महत्व है वो समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया शारीरिक पुष्टि, देखो आपको समझते हो, उतना रटोगे तो रटते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अगर समझ लोगे तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो और आपका ही फायदा होगा। देखो शारीरिक का मतलब सीधा सा समझो कि शरीर से जुड़ा हुआ। पुष्टि का मतलब मैंने आपको बताया जांच, ठीक है, या जांच, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा जांच, यानी शरीर का जांच करना। ठीक है, शरीर जो है हमारा उसका जांच करना कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उसको उसी को हम कह रहे हैं शारीरिक पुष्टि, यानी कि शरीर का जांच करना कि शारीरिक पुष्टि कहलाता है। अब इसका महत्व क्या क्या है वो समझते हैं, यानी कि जो शरीर का जांच है, यदि हम शरीर का जांच करेंगे तो उसका क्या क्या फायदा होगा, क्या महत्व वो समझते हैं। देखो शारीरिक पुष्टि या स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। ठीक है, शारीरिक पुष्टि या स्वस्थ शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। यदि आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ बताते हो, ठीक है, तो उसकी पहली निशानी है शारीरिक पुष्टि या स्वस्थ शरीर। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, शारीरिक पुष्टि उसकी अच्छी है, तो वो एक तरह से स्वस्थ है। जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, जो जीवन है हमारा उसमें शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, आपसे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा कि यदि व्यक्ति अपने शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखेगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेगा। मान लो उसके अंदर गुण ही नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति है वो बीमार रहता है हमेशा, उसको बहुत सारी बीमारियां हो रखी है, तो क्या फायदा, वो जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है वो हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेगा। ये हम निम्नलिखित बिंदुओं के आकलन से जान सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, ये हम निम्नलिखित बिंदुओं के आकलन से जान सकते हैं। यानी जो हमारे पॉइंट है इससे हम जान सकते हैं कि हमें क्यों जरूरी है शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना। ठीक है, शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है इसमें जान सकते हैं। देखो तो हमें शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी है, पहला का जो हमारा कारण बन जाएगा वो है मजबूत एवं सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए। ठीक है, आपको मैं पहले हेडिंग के बारे में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए पूरा। ठीक है, हेडिंग समझो, मजबूत एवं सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत ठोस पेशीय अस्थि तंत्र के लिए, यानी जब व्यक्ति का शारीरिक पुष्टि अच्छा होगा तो व्यक्ति की जो हड्डी है वो मजबूत रहेगी। सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए जो उसका अस्थि तंत्र वो भी मजबूत रहेगा। यानी शारीरिक पुष्टि के कारण, यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि सही है तो शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति कोई भी शारीरिक क्रिया हो उसे आसानी से कर पाता है। मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो किसी भी काम को बिल्कुल आसानी से कर सकेगा। आसन ठीक रहता है, उसका जो बैठने का एक तरह से आसन है वो ठीक रहता है, मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत रहती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, शारीरिक पुष्टि उसके अंदर है, तो वो स्वस्थ रहता है, यानी उसकी हड्डियां भी मजबूत रहती है, उसकी मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत रहती है। जोड़ों व मांसपेशियों में लचीलापन आता है, यानी व्यक्ति का जो शरीर है उसके अंदर लचक जो है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती है, जो व्यक्ति वो लचीला हो जाता है। ठीक है, इससे व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को आसानी से कर पाता है तथा शारीरिक संरचना सुडौल और आकर्षक दिखाई देता है। ठीक है, यानी व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना है वो बहुत ही अच्छा सुडौल यानी मजबूत रहता है और आकर्षक दिखाई देता है। अगला हमारा जो है वो है एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो देखो हमारा शारीरिक पुष्टि है, इसको यदि हम शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखेंगे तो उससे क्या होगा। देखो उसका दूसरा जो हमारा कारण है एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। यदि व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान होगी, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो एक वो लंबा जीवन व्यतीत कर सकेगा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेगा। ठीक है, तो देखो शारीरिक पुष्टि से पुष्ट व्यक्ति, देखो शारीरिक पुष्टि से पुष्ट, देखो शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति न केवल स्वस्थ जीवन जीता है बल्कि अधिक समय तक जीवित रहता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो बहुत ही अधिक समय तक वो जीवित रहेगा।
अगला जो हमारा कारण है वो है ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए। यानी व्यक्ति मान लो उसके अंदर शारीरिक पुष्टि रहेगी तो उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, उसके अंदर शक्ति वो बढ़ेगा, और क्षमता यानी व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी आएगी, यानी वो क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, मान लो पहले व्यक्ति जो है वो किसी काम को नहीं कर पाता था, लेकिन यदि उसके अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान हो जाएगी, यानी उसके अंदर शारीरिक पुष्टि का विकास हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, तब वो उस काम को आसानी से कर पाएगा, किसी भी काम को आसानी से कर पाएगा। तो देखो, शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट है, यानी उसके अंदर सभी प्रकार की जो शारीरिक रूप से जो क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर विद्यमान है, विकसित व्यक्ति स्वस्थ है, तो वह अपने दैनिक कार्य को थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी व्यक्ति अपने सभी दैनिक कार्य को आसानी से कर सकता है। आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी शक्ति व क्षमता बढ़ जाती है। जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है उसके कारण व्यक्ति की जो शक्ति है और क्षमता वो बढ़ जाती है। जो आंतरिक ऊर्जा है उसके कारण व्यक्ति की शक्ति और क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी कि मान लो व्यक्ति ने काम कर लिया तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो एक काम करने के बाद दूसरा काम भी कर सकता है यदि व्यक्ति स्वस्थ है, शारीरिक पुष्टि से उसके अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान है। तो जैसे मनोरंजन, एरोबिक्स, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकता है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो व्यक्ति है यदि वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है, यानी उसके अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान रहेगी, तो वो किसी भी कार्य को बिल्कुल आसानी से कर सकता है और थकने के बावजूद भी कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया, ऐसा नहीं कि उस काम करने में उसको थकावट होगी, उस काम करने, मान लो व्यक्ति ने कोई काम किया उसके बाद भी वो दोबारा किसी काम को कर सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा है चौथा नंबर का, वो है शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए। यदि व्यक्ति, देखो, शारीरिक पुष्टि के कारण तो व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहता है। सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव, जागरूक। व्यक्ति जो हमेशा जागरूक रहता है, शारीरिक रूप से सक्रिय होने के कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। यदि व्यक्ति जो है, मैं आपको समझाता हूँ, रुको, देखो, जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा भी नहीं जमने पाती। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको समझते हो चलना। ठीक है, अगर आप समझोगे तो पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसलिए आपको समझते हो चलना है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर करने की। ठीक है, देखो, शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति हमेशा सक्रिय नहीं, एक्टिव। मान लो एक व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है, उसके अंदर शारीरिक पुष्टि है, तो वो एक एक्टिव रहेगा। ठीक है, एक्टिव रहेगा यानी सक्रिय रहेगा। व्यक्ति जो सक्रिय रहेगा और शारीरिक रूप से सक्रिय होने के कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मान लो जो ए व्यक्ति, वो मान लो मोटा है, मान लो ये जो व्यक्ति क्या है, एक तरह से मान लो ये व्यक्ति क्या है, मोटा है। व्यक्ति जो हमारा क्या है, मोटा है। तो मोटा है तो उसके अंदर मोटा होगा व्यक्ति, उसके अंदर वसा होगा यानी फैट होगा। वसा को हम फैट भी बोलते हैं। ठीक है, वसा जो है उसको हम कहते हैं फैट्स। फैट यानी वसा, यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर वसा होगी। जो मोटा व्यक्ति होगा उसके अंदर वसा होगी। यदि व्यक्ति वो सक्रिय रहेगा तो वो उस वसा का उपयोग कर पाएगा। मतलब व्यक्ति मान लो मोटा है तो वो अपना जो उसका सक्रिय रहने के कारण जो वसा है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी व्यक्ति जो है वो एक्टिव रहेगा तो अपने सारे कार्य करेगा, दैनिक जीवन में कार्य करेगा। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक्टिव है, स्वस्थ है, तो वो क्या करेगा, दिन भर अपना काम करते रहेगा। और जब व्यक्ति दिन भर काम करेगा तो जो उसका वसा है, जो अतिरिक्त जो वसा है, वो उसके शरीर से हटेगा और जिस कारण से वो मोटापे को भी दूर कर सकता है। यानी व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाएगा, मोटापा भी उसके अंदर नहीं रहेगी, वो जो व्यक्ति है वो मोटापे को भी दूर कर सकता है। अगला हमारा है आनंददायी जीवन जीने के लिए। ठीक है, देखो ये तो पॉइंट बिल्कुल इजी है। देखो, आनंददायी यानी कि बिल्कुल अच्छा जीवन जीने के लिए, आनंददायी जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो शारीरिक पुष्टि जीवन में आनंद और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है। जो हमारी शारीरिक पुष्टि है वो जीवन में आनंद और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है, प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो वो उसका जीवन आनंदमय बीतेगा। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में आनंद रहेगा और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न एवं आनंदित रहता है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो हमेशा, देखो आप देखोगे, जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ठीक है, जिससे उसके आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि में विकास हो। देखो, जिससे उसके आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि में भी विकास होता है। ठीक है, यदि मान लो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके अंदर जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मकता जो उसके अंदर आत्म छवि उसमें भी विकास होगा। ठीक है,
सकारात्मक आत्म छवि में भी विकास होगा। ठीक है, अगला हमारा जो आता है वो आता है मनोस्थिति में सुधार। ठीक है, अगला जो हमारा है मनोस्थिति में सुधार। ठीक है, मनोस्थिति में सुधार। देखो, शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की मनोस्थिति में भी सुधार लाती है। ठीक है, जो हमारी शारीरिक पुष्टि है वो व्यक्ति की जो मन की स्थिति है उसमें भी सुधार लाती है। ठीक है, शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति की आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दिमाग व स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी मान लो कोई व्यक्ति स्वस्थ है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, ठीक है, शारीरिक पुष्टि उसके अंदर विद्यमान है, तो व्यक्ति का दिमाग व स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। यानी जो शारीरिक पुष्टि है वो व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। शारीरिक रूप से पुष्टि आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ठीक है, यदि मान लो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसके आत्म छवि और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है रोगों की संभावनाओं में कमी। ठीक है, यानी देखो अगला हमारा क्या पॉइंट है, रोगों की संभावनाओं में कमी के लिए। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान है, व्यक्ति स्वस्थ है, उसकी जो रोगों की संभावना है उसमें भी कमी आएगी, यानी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क मजबूत रहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर शारीरिक पुष्टि विद्यमान है, तो व्यक्ति का जो हृदय है, फेफड़ा है और मस्तिष्क है वो मजबूत रहते हैं तथा इसकी कार्य प्रणाली नियमित रहने से बीमारियों की संभावना में भी कमी आ सकती है। ठीक है, मतलब देखो सीधा सी बात यही है कि जो व्यक्ति है यदि वो स्वस्थ रहेगा और जो व्यक्ति है उसके अंदर शारीरिक पुष्टि होगी तो वो रोगों से भी लड़ सकता है, यानी कि वो उसकी जो रोगों की संभावना है, यानी जो व्यक्ति है वो कम बीमार पड़ेगा और उसकी रोगों की संभावना होने के भी चांस जो है, जो उम्मीद है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है वो बीमार नहीं पड़ेगा और वो उसको किसी प्रकार का रोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यदि व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि रहेगी तो उसका हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क मजबूत रहते हैं तथा इसकी कार्य प्रणाली नियमित रहने से बीमारियों की संभावना में भी कमी आ जाती है। ठीक है, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसकी जो बीमारी है उसकी संभावना में भी कमी आती है। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है सुयोग्यता, स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि के घटक या आयाम सुयोग्यता के घटक। ठीक है, तो देखो मैं आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहे। तो देखो कल देखो जो हमारा टॉपिक क्या है कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य एवं शारीरिक पुष्टि के घटक। यानी जो हमारा सुयोग्यता है, स्वास्थ्य है एवं शारीरिक पुष्टि से क्या क्या घटक है, तो देखो कल्याण या सुयोग्यता के घटक, क्या क्या घटक को समझते हैं। तो सामाजिक योग्यता, लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता, इसका मतलब देखो यही घटक का मतलब देखो, तो यहाँ पे जो घटक है इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कल्याण या सुयोग्यता के घटक, यानी जो व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, व्यक्ति के अंदर किस प्रकार क्षमता जो विद्यमान हो सकती है। तो देखो क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी तो क्या क्या व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आएगा वो हम समझते हैं। देखो तो पहले सामाजिक योग्यता, लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की, यदि व्यक्ति के अंदर शारीरिक जो क्षमता है वो विकसित होगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि रहेगी, तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक योग्यता, लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता। ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो समाज में लोगों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत कर सकेगा। अगला हमारा आध्यात्मिक सुयोग्यता। आध्यात्मिक सुयोग्यता क्या है, तो देखो जीवन को अर्थ व दिशा प्रदान करता है। ठीक है, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसके अंदर जो हमारा शारीरिक पुष्टि है वो सही रहेगी, उसका शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के अंदर सही रहेगा। ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर शारीरिक पुष्टि रहेगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके जो जीवन को अर्थ व दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने जीवन को सही अर्थ में और सही दिशा में कार्य कर सकेगा। अगला हमारा भौतिक सुयोग्यता, दैनिक कार्यों को पूरा करने की क्षमता, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकता है। अगला हमारा पर्यावरण सुयोग्यता, स्वास्थ्य उपायों और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता। ठीक है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अपने जीवन स्तर को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य उपायों और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके जो स्वास्थ्य उपाय वो भी बढ़ेंगे और जीवन स्तर भी बढ़ेगा। अगला हमारा भावनात्मक सुयोग्यता, यानी जो व्यक्ति के अंदर भाव है, भावनात्मक सुयोग्यता ये क्या समझते हैं, तो पूरी तरह से तनावों, भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता। यदि व्यक्ति सुयोग्य है तो पूरी तरह से जो तनाव है, जो भी व्यक्ति का जो तनाव होता है, भावनाओं पर नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, भावनात्मक सुयोग्यता में यही है कि व्यक्ति पूरी तरह से तनावों, भावनाओं पर नियंत्रित करने की क्षमता। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो पूरी तरह से तनावों, भावनाओं पर नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाएगी। अगला हमारा
भौतिक सुयोग्यता जानना, ठीक है। इसमें क्या है, तो देखो, भौतिक सुयोग्यता जानना और कुशलता से जानकारी के उपयोग की क्षमता, ठीक है। तो देखो बौद्धिक, यहाँ पे क्या है, बौद्धिक सुयोग्यता जानना और कुशलता से जानकारी के उपयोग की क्षमता, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वो जो है वो बौद्धिक सुयोग्यता के बारे में जानेगा और कुशलता से जानकारी के उपयोग की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाएगी। अगला हमारा व्यावसायिक सुयोग्यता, ठीक है। काम और आराम के बीच संतुलन, ठीक है। व्यावसायिक सुयोग्यता, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसके अंदर सुयोग्यता जो है विद्यमान रहेगी, तो वो जो है काम, जो व्यावसायिक हमारी सुयोग्यता है, तो काम और आराम के बीच संतुलन बिल्कुल आसानी से बना सकेगा व्यक्ति, ठीक है। यानी व्यक्ति, मान लो जो व्यक्ति के अंदर सुयोग्यता होगी, जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो काम और आराम के बीच संतुलन बना सकता है। अब हमारा जो आगे टॉपिक आता है वो आता है स्वास्थ्य के आयाम। यानी जो हमारा स्वास्थ्य है इसके क्या क्या आयाम है वो समझते हैं। देखो, पहला हमारा जो है शारीरिक शक्ति, पुष्टि, पोषण, चिकित्सक देखभाल व मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्ति, ठीक है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब समझो, चीजों को आप मतलब समझोगे तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है। मतलब समझते चलो। तो स्वास्थ्य के आयाम, यानी स्वास्थ्य क्या क्या, स्वास्थ्य जो क्या क्या प्रकार है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके अंदर क्या क्या गुण आएंगे, ठीक है। व्यक्ति मान लो को स्वस्थ है तो उसके क्या क्या गुण आएंगे। देखो, शारीरिक शक्ति, उसके अंदर शरीर की जो शक्ति वो बढ़ेगी। शारीरिक शक्ति, उसके अंदर पुष्टि, यानी शरीर का जो शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पोषण, चिकित्सक, व्यक्ति का पोषण सही तरह से हो पाएगा। देखभाल व मादक द्रव्यों का सेवन से मुक्ति, व्यक्ति जो मादक द्रव्यों के सेवन से भी मुक्त हो पाएगा। अगला हमारा मानसिक विश्लेषण क्षमता, स्मृति, यानी जो व्यक्ति है उसकी मानसिक विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। क्षमता, स्मृति क्षमता और चिंतन, ये सब जो है वो हमारा बढ़ेगा। देखो, मानसिक विश्लेषण बढ़ेगा, यदि व्यक्ति मानसिक विश्लेषण कर सकेगा आराम से। क्षमता स्मृति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, और जो चिंतन है उस चिंतन में भी सुधार आएगा। यानी व्यक्ति जो वो चिंता से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चिंतन का मतलब ये है जो व्यक्ति वो चिंता से मुक्त हो जाएगा। तो ये हमारा मानसिक विश्लेषण, क्षमता, स्मृति, क्षमता और चिंतन में हमारा ये होता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति वो चिंता से मुक्त हो जाएगा। अगला हमारा बौद्धिक शोधिक, ठीक है। वो जो व्यक्ति है तो उसके अंदर बौद्धिक जो शोधिक आ जाएगा और शोधिक गुणवत्ता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बौद्धिक शोधिक, ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है उसका विकास हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि का विकास हो जाएगा। अगला हमारा शोधिक गुणवत्ता, ठीक है। व्यक्ति के अंदर जो है मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। व्यवसायिक, व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यवसाय को आसानी से कर सकेगा। और कुशलता, व्यक्ति के अंदर जो है कुशलता वो विद्यमान हो जाएगी। अगला हमारा व्यक्ति के अंदर जो हमारा कुशल, देखो ये क्या है, कुशलता। देखो ये मैंने आपको बताया बौद्धिक, शोधिक यानी व्यक्ति की बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर शोधिक यानी व्यक्ति जो कार्य क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। अगला व्यवसायिक यानी व्यक्ति जो किसी भी व्यापार को आसानी से कर सकेगा। और अगला हमारा कुशलता यानी व्यक्ति के अंदर जो कुशलता है वो विद्यमान हो जाएगी। अगला हमारा सामाजिक, समाज, परिवार, दोस्त, ठीक है। व्यक्ति जो आराम से सामाजिक, समाज और परिवार, दोस्त के साथ अच्छे से घुल मिल के रह सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा देखो जो टॉपिक है वो है शारीरिक पुष्टि और जीवन शैली के घटक। यानी जो हमारा शारीरिक पुष्टि है और जो हमारा जीवन शैली है, ये क्या क्या घटक है वो समझते हैं। देखो, सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास का मतलब पता है क्या होता है? तो देखो, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है व्यक्ति का सभी प्रकार से विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार से व्यक्ति का विकास होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को यदि सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक है, जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जो निम्न प्रकार से, ठीक है। जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जो निम्न प्रकार से, ठीक है। किस किस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए वो समझते हैं। देखो, पहला हमारा कौशल संबंधित पुष्टि, दूसरा हमारा स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि, अगला हमारा सौंदर्य संबंधित पुष्टि, ठीक है। देखो, पुष्टि का मतलब होता है जांच, ठीक है। व्यक्ति जो है वो एक तरह से फिट किस प्रकार से रह सकता है, ठीक है। क्या क्या उसके अंदर कौशल, क्या क्या गुण होने चाहिए, वो उसको हम कहते हैं पुष्टि। यानी कौशल, स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पुष्टि, इसको हम समझते हैं क्या क्या। देखो, पहला हमारा कौशल संबंधी पुष्टि, यानी कि देखो पहला इसमें पॉइंट है गामक कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति की जो गामक कार्यशीलता है उसको महत्व दिया जाता है। कौशल का मतलब पता है क्या होता है? टैलेंट, एक तरह से गुण। मान लो व्यक्ति को कोई कार्य नहीं आता होगा, यदि मान लो व्यक्ति को कार्य सीखता है, मान लो एक व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, उसको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता। ये जो मोबाइल फ़ोन है हमारा, ये जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल जो हमारा होता है, मोबाइल
उस ए नाम के व्यक्ति को मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता। यदि वो इस मोबाइल रिपेयर करने को सीख लेता है, ठीक है, और वो मोबाइल को रिपेयर करने लग जाता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कौशल जो गुण है वो इसके अंदर विकसित हो गए। ठीक है, पहले उसको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता था, लेकिन जब उसने सीखा तो उसको मोबाइल रिपेयर करना आ गया। तो इसे कहते हैं हम कौशल संबंधित पुष्टि। ठीक है, तो गामा कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो महत्व दिया जाता है कि उसमें कौशल यानी उसमें गुण विद्यमान हो, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखे, व्यक्ति के अंदर गुण आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा इस पुष्टि, देखो मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमारा यही मेन है कि व्यक्ति के अंदर गुण यानी किसी न किसी गामा कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि व्यक्ति जो है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार गुण जो है हमेशा विकसित होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सके। ठीक है, जैसे मान लो यही व्यक्ति था, उसको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता था, तो उसने मोबाइल रिपेयर करना सीखा, मोबाइल रिपेयर करने लगे, यानी उसके अंदर जो है वो गुण विद्यमान होने लगे। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है अगला, इस पुष्टि में विभिन्न खेलों से संबंधित गामा कौशलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक पुष्टि होती है, जिसे शक्ति, गति और शक्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पुष्टि में विभिन्न खेलों से संबंधित जो भी हमारे खेल होते हैं उससे संबंधित गामा कौशलों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक पुष्टि होती है, जैसे गति और शक्ति। ठीक है, अगला आता है स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि। स्वास्थ्य संबंधी कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो व्यक्ति के स्वास्थ्य है उस पर ध्यान रखने में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुष्टि होती है, यानी मेन जो इसमें फोकस होता है वो स्वास्थ्य की ओर दिया जाता है, एवं बीमारियों से शरीर का बचाव होता है, यानी जो व्यक्ति है वो बीमार ना पड़े, उससे शरीर का बचाव किस प्रकार से किया जाए वो इसमें होता है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन बेहतर रूप से व्यतीत कर सके। ठीक है, यदि व्यक्ति व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, यानी अपना जीवन जो बहुत ही अच्छे तरीके से बिता सकेगा। ठीक है, अगला हमारा आता है सौंदर्य संबंधित पुष्टि। सौंदर्य का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो इसको चमकाहट, या फिर इसको कह सकते हो सजना संवरना। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत ही एक तरह से कहते तो उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, किसी व्यक्ति का सौंदर्य थोड़ा खराब है, तो इसको कहते हैं सौंदर्य। तो वो शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है, यानी शारीरिक जो सौंदर्य है, जो व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य उसको महत्व दिया जाता है। इसमें मैं देखो आपने इसमें क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है, और स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि में आपने क्या पढ़ा कि स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। ठीक है, और कौशल संबंधित इसमें व्यक्ति का जो कौशल है, जो गुण है, उसको और महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा जो सौंदर्य संबंधित पुष्टि, इसमें शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, व्यक्ति जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है, अतः विभिन्न मांसपेशियों पर कार्य करता है। ठीक है, व्यक्ति जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न मांसपेशियों पर कार्य करता है। अगला हमारा है शारीरिक पुष्टि के घटक, यानी जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसके पुष्टि के घटक क्या क्या है। तो ठीक है, तो समझते हैं। पहला हमारा गति, तो शारीरिक पुष्टि के घटक, पहला हमारा शक्ति, दूसरा हमारा गति, तीसरा हमारा सहन क्षमता, चौथा लचक, और पांचवा हमारा तालमेल संबंधी योग्यता है। ठीक है, तो ये हमारे शारीरिक पुष्टि के घटक। ये आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि बताओ शक्ति क्या है, गति क्या है, तो आपको ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शक्ति, गति, क्षमता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यता है। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारा शक्ति है वो क्या है। तो देखो शक्ति क्या होता है ना कि देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति है ना किसी भी कार्य को कर पा रहा है, ठीक है, किसी भी कार्य को कर पा रहा है तो उसको हम कहेंगे शक्ति। ठीक है, व्यक्ति के अंदर शक्ति हो, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब शक्ति आप समझ ही सकते हो कि जो व्यक्ति के अंदर शक्ति होनी चाहिए। मान लो आपको ये मान लो एक सामान है, इसको आपको उठा के इस स्थान से, मान लो ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, आपको इस स्थान से इस स्थान ले जाना है, तो आपको इसको उठाने में क्या लगेगी, शक्ति लगेगी ना। तो वो व्यक्ति उसको कहते हैं शक्ति। ठीक है, यानी कार्य करने की दर या फिर व्यक्ति कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। दूसरा हमारा गति, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना। गति का मतलब क्या होता है, कम से कम समय में। मान लो एक 10 किलोमीटर लंबा रोड है, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं 10 किलोमीटर लंबा रोड है, और मान लो इसमें आप यदि पैदल चलते हो तो आपको 1 घंटा लगता है। 1 घंटा मान लो आपको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा आपको लगता है चलने में। ठीक है, लेकिन यदि आप बाइक से जा रहे हो तो आपको 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। ठीक है, तो क्या है, यानी कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना ही गति कहलाता है। ठीक है,
अगला हमारा सहन क्षमता, यानी थकावट के बावजूद भी किसी भी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की जो योग्यता है उसको कहते हैं सहन क्षमता। ठीक है, मतलब जो सहन, यानी आप नाम से समझो ना, आप नाम को देखते हो समझते हो। सहन यानी कि सहना, क्षमता यानी कि गुण। यदि व्यक्ति के अंदर सहन क्षमता होगी तो व्यक्ति थकावट के बावजूद भी कार्य कर सके। मान लो व्यक्ति कोई सामान लेकर के जा रहा है, मान लो व्यक्ति ये जो ए स्थान है बी स्थान है, मान लो इस स्थान से व्यक्ति सामान लेके चला और रास्ते में वो थक गया, लेकिन वो थकने के बाद रुका नहीं, वो चलते रहा, थकने के बावजूद भी कार्य अपने जारी रखा, इसको हम कहते हैं सहन क्षमता। अगला हमारा लचक, यानी शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना लचक रहता है। ठीक है, मान लो कुछ व्यक्ति होते हैं जो लचीले होते हैं, मतलब उनका शरीर जो लचीला होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी, मान लो ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, तो जो ए व्यक्ति है वो लचीला है, मान लो वो किसी भी कार्य को आसानी से कर पाता है, लेकिन जो बी व्यक्ति है वो किसी कार्य को आसानी से नहीं कर पाता। ठीक है, लचक का मतलब ये होता है कि जोड़ों का अधिकतम विस्तार। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति का जोड़ों का अधिकतम विस्तार हो पाता है, यानी उसका जो शरीर है वो एक तरह से लचीला बन जाता है, उसको हम कहते हैं लचक। अगला हमारा तालमेल संबंधी योग्यता, ये क्या इसको समझते हैं, यानी तालमेल, यानी एक तरह से तालमेल संबंधी योग्यता, यानी व्यक्ति को एक तरह से बैलेंस में काम करना चाहिए। ठीक है ना, तालमेल बैठा के काम करना चाहिए, इसको कहते हैं तालमेल संबंधी योग्यता। आप समझते हैं हम एक एक करके। मैंने आपको शक्ति के बारे में बता दिया, गति के बारे में बता दिया, सहन क्षमता के बारे में बता दिया, लचक के बारे में और तालमेल संबंधी योग्यता के बारे में। आप समझते हैं हम कि शक्ति जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो शक्ति दो प्रकार का होता है, पहला गतिशील शक्ति, दूसरा स्थिर शक्ति। और गतिशील शक्ति कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन क्षमता शक्ति। ठीक है, और हमारा जो सहन क्षमता है वो 2 प्रकार का होता है, छोटी अवधि की सहन क्षमता और दूसरा लंबी अवधि की सहन क्षमता। छोटी अवधि की सहन क्षमता क्या है, यानी कि व्यक्ति मान लो सहन क्षमता का मैंने आपको मतलब बताया, थकावट के बावजूद भी किसी कार्य को जारी रखने की योग्यता। मान लो व्यक्ति थक चुका है लेकिन फिर भी वो अपने काम को जारी रख रहा है, लेकिन कम समय के लिए वो रख पा रहा है। ठीक है, छोटी अवधि का और एक लंबी अवधि की सहन क्षमता। ठीक है, मतलब बहुत ही देर तक व्यक्ति जो है अपना कार्य को जारी रख पा रहा है। अगला हमारा लचक, लचक 2 प्रकार का होता है, पहला एक्रिय, दूसरा सक्रिय। और सक्रिय लचक हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला स्थिर लचक और दूसरा गतिशील लचक। तो अब समझते हैं हम स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक। अब हम समझते हैं स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि है इसके कौन कौन से घटक है। देखो, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटकों को बढ़ावा देने वाले उपाय, इसके उपाय क्या क्या है, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि के घटक है उसको बढ़ावा देने वाले क्या क्या उपाय वो समझते हैं। तो पहला हमारा हृदय वाहिका, सहनशीलता, दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना। तो देखो, यानी हृदय वाहिका, अब पहले हेडिंग समझो, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि, यानी जो स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि है उसके घटकों को, उसके जो घटक है उसको बढ़ावा देने वाले उपाय, यानी किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि है वो मनुष्य के अंदर विद्यमान हो सकती है, उसके क्या क्या उपाय हैं, जिस उपाय को अपना कर मनुष्य जो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि को अपने अंदर विद्यमान कर सकता है वो क्या क्या है। देखो, पहला हृदय वाहिका, सहनशीलता, दौड़, तैराकी, साइकिल चलाना। यदि व्यक्ति हृदय वाहिका, सहनशीलता, दौड़, तैराकी, साइकिल चलाएगा तो उसके अंदर जो शारीरिक संबंधी पुष्टि वो उसके अंदर विद्यमान हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि है वो व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाएगी। अगला हमारा उपाय है वो है मांसपेशीय शक्ति, प्रतिरोधक प्रशिक्षण। यदि व्यक्ति मांसपेशियों की शक्ति लगाता है, किसी प्रतिरोध का सामना करता है, एक तरह ट्रेनिंग करता है, मान लो कोई व्यक्ति वो डेली ट्रेनिंग करता है, ठीक है, तो वो किसी प्रतिरोध का सामना करता है तो उसके अंदर मांसपेशी की शक्ति आ जाएगी, मांसपेशी उसका मजबूत बनेगा, मांसपेशीय सहनशीलता, प्रतिरोधक प्रशिक्षण। ठीक है, यदि व्यक्ति जो मांसपेशी सहनशीलता, जो मांसपेशी जो सहन करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। अगला हमारा लोच, या इसको हम लचक भी कहते हैं। ठीक है, लोच या लचक बात बराबर है। ठीक है, इसको हम लचक भी कहते हैं या लोच भी कह देते हैं। तो देखो, स्थिर खिंचाव, गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम। ठीक है, यदि व्यक्ति स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम और गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम करेगा तो उसमें लचक जो है, यानी लोच या लचक जो भी कह लो बात बराबर। ठीक है, लोच और लचक दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यदि व्यक्ति स्थिर खिंचाव वाले जो व्यायाम वो करेगा तो उसके अंदर जो लचक है व्यक्ति के अंदर वो विद्यमान हो जाएगी। अगला हमारा शारीरिक संरचना। ठीक है, संतुलित आहार, हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम। यदि व्यक्ति संतुलित आहार लेगा, हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम करेगा तो उसकी जो शारीरिक संरचना है वो भी अच्छी बनेगी। ठीक है, इससे पहले आपको बताया लोच, लोच का मतलब लचक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लोच या लचक दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है सुयोग्यता को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक एवं क्षेत्र। देखो, सुयोग्यता का मतलब मैंने आपको बता दिया, व्यक्ति के अंदर योग्यता होना, क्षमता होना, गुण होना ताकि वो कार्य कर सके। इसको बढ़ावा देने वाले पारंपरिक एवं क्षेत्रीय खेल। पारंपरिक का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। ऐसे खेल, पारंपरिक का मतलब होता है कोई भी चीज परंपरा से चली आ रही है। मान लो
एक समय था जब मान लो कि जो लोग हैं, आप इसे मान सकते हो पारंपरिक में, कि मान लो जो क्रिकेट है वो बहुत ही पुराने समय से खेला जा रहा है, ठीक है। मान लो जो ए व्यक्ति है, मान लो एक पीढ़ी थी, ए पीढ़ी ने क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद बी पीढ़ी ने, फिर सी पीढ़ी ने, फिर डी पीढ़ी ने। इसी प्रकार से परंपरा अगर चलते आ रहा है, मान लो आपके पिताजी मान लो कोई काम करते थे, फिर आप कोई काम करोगे, फिर आप कोई काम करोगे, मान लो कोई व्यापार में मान लो आप, कि मान लो एक जो पिता है वो व्यापार करता है कपड़े का, उसका जो पुत्र है वो भी कपड़े का व्यापार करता है, उसका जो पुत्र है वो भी कपड़े का व्यापार करता है, उसका जो पुत्र है वो भी करता है। यानी एक परंपरा अगर चली आ रही है, तो उसी प्रकार जो पारंपरिक खेल है, पारंपरिक एवं क्षेत्रीय खेल, ठीक है, यानी जो पारंपरिक जो परंपरागत से खेल हो रहे हैं, वो सब खेल कौन से हैं और क्षेत्रीय खेल कौन से हैं, ये हम समझेंगे। यानी पारंपरिक खेल क्या और क्षेत्रीय खेल कौन से है, इसलिए तो सुयोग्यता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। देखो, भारत में पारंपरिक खेलों के चलन का हमेशा दबदबा रहा है। जो हमारा भारत है, देखो जो हमारा भारत है, तो भारत में पारंपरिक खेलों के चलन का हमेशा दबदबा रहा है, क्योंकि भारत जो परंपरागत खेलें जो चली आ रही है, जो कि ब्रिटिश काल में ही 18वीं व 19वीं सदी के दौरान भारत में प्रतिष्ठित हुई, ठीक है, प्रतिष्ठित हुई, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश काल था उसमें 18वीं व 19वीं सदी के दौरान ही भारत में प्रतिष्ठित हुई। भारत में पारंपरिक खेलों की तरफ भारत के लोगों का जो रुझान है हमेशा से बना रहा है, ठीक है। जो भारत के लोग हमेशा पारंपरिक खेलों को पसंद करते हैं, वह इसका प्रचलन प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विकासशील रहा, ठीक है। मतलब जो आज तक भी जो क्रिकेट है, जो भी खेल है पारंपरिक, वो आज भी खेला जा रहा है। पारंपरिक खेल ऐसे विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं कि देखो, पारंपरिक खेल ऐसे विशिष्ट अवसर, यानी कि जो हमारा पारंपरिक खेल है वो ऐसे विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं कि मुख्य धारा के खेल नहीं करते, ठीक है। जो हमारे मुख्य धारा के जो खेल है वो नहीं करते, लेकिन जो हमारे पारंपरिक खेल है वो विशिष्ट यानी विशेष अवसर प्रदान करते हैं। आमतौर पर मनोरंजन पर आधारित होते हैं, जिसमें भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। यानी जो भागीदार यानी जो खेल में भाग ले रहा है उस पर बहुत ही अधिक ध्यान केंद्रित होता है। इन खेलों से व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक अनुभव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे कि सामाजिक व सामुदायिक संबंध बनते हैं, ठीक है। यदि व्यक्ति के अंदर गुण होगी तो उसकी सामाजिक और सामुदायिक संबंध बनेंगे और अपना सांस्कृतिक विकास करने में सबल बनाते हैं। देखो, सांस्कृतिक का मतलब ये होता है, देखो सांस्कृतिक का मतलब ये होता है कि संस्कृति को अपना बनाए रखना, ठीक है। मान लो आपकी कोई संस्कृति थी या आपके घर में इस प्रकार से कार्य होता है, तो उसी संस्कृति को आप बनाए रखते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक विकास करने में भी सबल, यानी बहुत ही सही होते हैं। हम यदि कहें कि पारंपरिक खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, यानी जो यदि हम कहें कि जो पारंपरिक खेल है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है। सांस्कृतिक का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही संस्कृति का मतलब ये होता है कि बहुत ही समय से चली आ रही है, एक परंपरा अगर चली आती है इसको हम कहते हैं संस्कृति, ठीक है। सांस्कृतिक का मतलब ये होता है, देखो सांस्कृतिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज परंपरा अगर चले आए उसको हम कहते हैं संस्कृति, ठीक है। जो यदि हम देखो, हम यदि कहें कि पारंपरिक खेल भारत की सांस्कृतिक विरासत है, तो यह कथन गलत ना होगा, ठीक है। बिल्कुल सही कथन है कि देखो जो पारंपरिक खेल है वो भारत की विरासत, भारत की सांस्कृतिक विरासत, यानी जो भारत की देन है, जितने भी पारंपरिक खेल है वो भारत की देन है। ये बिल्कुल कथन जो बिल्कुल सही है, ये कथन जो हमारा कि भारत जो है जितने भी पारंपरिक खेल है वो भारत की संस्कृति, यानी जो भारत है उसकी विरासत है, जितने भी पारंपरिक खेल है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ये कथन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। देखो, यह खेल हमारा सामुदायिक संपर्क व संस्कृति को समृद्ध बनाता है। आप सभी जानते हैं कि जो पारंपरिक खेल है वो भारत का जो है सांस्कृतिक विरासत है, और ये खेल जो सामुदायिक संपर्क व संस्कृति को समृद्ध यानी मजबूत बनाता है। देखो, पारंपरिक खेलों की समिति TSG, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स को यूनेस्को ने विश्व अमृत विरासत किया है, ठीक है। यानी कि जो पारंपरिक खेलों की समिति है हमारी TSG, उसको यूनेस्को ने विश्व अमृत विरासत किया है। देखो, हमारा जो अगला टफीजा हमारा द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ऑल, जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय
पारंपरिक खेलों की संस्थाओं का मूल नेतृत्व करता है, जिसके अंतर्गत भारत पारंपरिक खेल संस्था यानी IATSG इंडियन एसोसिएशन फॉर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी भारत में पारंपरिक व क्षेत्रीय खेलों को पुनर्जीवित करने व उनका मार्गदर्शन करने के लिए गठित की गई है। हालांकि देश में कई पारंपरिक खेल हैं जिनसे कई लोग अनजान हैं, फिर भी भारत की खेल संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे बड़ा देशों में से एक है, जिन्होंने स्वास्थ्य और सुयोग्यता के लिए अपने लोगों के बीच स्वदेशी पारंपरिक खेलों को बरकरार रखा है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो पारंपरिक खेलों कौन कौन से खेल है वो समझते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में जो है वो खेलों के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए कि बैडमिंटन क्या है, किस प्रकार से खेला जाता है, मतलब किसी भी खेल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल हर एक खेल के बारे में बिल्कुल ध्यान से बताने वाला हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है, पहला हमारा है बैडमिंटन। तो देखो, भारत का मूल निवासी खेल रहा है जो कि ऊन से बनी पीली गेंद और रैकेट से खेला जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आपने खेला भी होगा बैडमिंटन खेल। ठीक है, जो बैडमिंटन खेल, देखो आपको फोटो कुछ इस प्रकार बैडमिंटन का, तो जो बैडमिंटन खेलता है उसमें क्या होता है, देखो ऊन से बनी एक पीली गेंद होती है और रैकेट से खेला जाता है। ये खेल 1856 की शुरुआत में तमिलनाडु में शाही परिवार द्वारा खेला जाता था। ये आपको बहुत जो तारीख है वो ध्यान रखना है कि 1 मार्क्स से आपसे कुछ पूछा जा सकता है। ये खेल जो है वो कब शुरुआत हुई, तो 1856 में आपको बताना है कि 1856 में खेला जाता है। ठीक है, बोले लोग ये जो खेल है ये हमारा जो भारत का मूल निवासी खेल है, बहुत ही पुराना खेल है जो कि ऊन से बनी पीली गेंद और रैकेट से खेला जाता है। ठीक है, और जो ये खेल है का 1856 में शुरुआत भारत के तमिलनाडु में शाही परिवार द्वारा खेला जाता है। जो भारत, देखो इसका जो शुरुआत है तो 1856 में हुआ और शुरुआत में जो तमिलनाडु के शाही परिवार थे उनके द्वारा ये खेल खेला जाता था। ठीक, अब देखो खो खो, अगला खेल आता है हमारा खो खो। खो खो, इस खेल में मैदान 29 मीटर और लंबाई जो मैदान की 29 मीटर होती है और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर होती है। ये मैदान की जो लंबाई चौड़ाई दी रखी है। ठीक है, ये हमारी मैदान की लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों और 2 खंभों के अतिरिक्त किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। यह खेल पीछा करने वाले प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक सुफुर्ती, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। यह खेल सन 1914 में तमिलनाडु से आरंभ हुआ। ये भी डेट आपको रखना है। ये जो खो खो खेल कब शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ। ठीक है, यानी 1914 में जो खो खो खेल है वो शुरू हुआ। आप सभी ने खो खेल खेला होगा, आप स्कूल में भी आप देखते होंगे या फिर आपने कभी ना कभी खो खेल खेला जरूर होगा। ठीक है, बचपन में आपने खेला होगा खो खेल। तो खो खेल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसकी आपने लंबाई समझ ली 29 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था, 1914 में शुरू किया गया। देखो मैंने आपको जो खो खो खेल बताया, तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है जो खो खो खेल है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है जो मैदान की वो है 29 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। और कब शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत जो है 1914 में हुई थी। ठीक है, यानी जो हमारा खो खो खेल है इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। अब जो हमारा अगला खेल आता है वो आता है हमारा कबड्डी। कबड्डी भी आप सभी ने खेला होगा। यह एक टीम संपर्क खेल है जो कि 2 टीमों के बीच के लिए होता है। ठीक है, 2 टीमों के बीच के लिए होता है जिसे कबड्डी के रूप में जाना जाता है। रेडर बिना सांस लिए विरोधी टीम को छूने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर वापस अपने छोप पे आएगा उतने अंक प्राप्त करता है। इसे कोडी, पकाड़ा, हा हा, डूडू, भाटविक, तू 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 या हिमाशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। जो नाम है हमारा, इसे कोड़ी, पकाड़ा, हा, डूडू, भाटिका, इसे कोड़ी, पकाड़ा, हा, डूडू, भाटिक, तू या हिमाशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये खेल भी तमिलनाडु से प्रचलित था। ठीक है, ये जो खेल इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। अब जो हमारा अगला खेल आता है वो होता है लागोरी। ये क्या है इसको समझते हैं। तो यह खेल दक्षिण भारत में, ये जो खेल है लागोरी, यह खेल दक्षिण भारत से प्रचलित है, यानी दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई। इस खेल में एक गेंद और कुछ
सपाट पत्थर की जरूरत होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सपाट पत्थर है और एक टीम का खिलाड़ी एक नरम गेंद को पत्थर पर मार कर उन एक के ऊपर एक रखे पत्थरों को गिराने के लिए फेंकता है, फिर वापस उन्हें पहले जैसे रखने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी टीम उस गेंद से उन्हें आउट करने की कोशिश करती है। इसे पिट्ठू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो लागोरी खेल है इसका दूसरा नाम क्या है? पिट्ठू। इसे पिट्ठू के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हमारा खेल है वो है यूपी लकपी। ठीक है, यूपी लप्पी। ठीक है, यूपी लकपी ये क्या है समझते हैं। तो एक टीम में 7 खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाला यह पारंपरिक खेल रखी की तरह खेला जाता है, जो कि भारत के मणिपुर में नारियल से खेला जाता था। ठीक, अगला हमारा जो खेल है वो है मलखम्ब। यह खेल भारतीय खेल है। यह एक भारतीय खेल है। जो हमारा मलखम्ब खेल है यह एक भारतीय खेल है, जहाँ खिलाड़ी रस्सी या गोल पर विभिन्न मुद्राएं बनाते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स में करते हैं। यह खेल महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है, अब जो हमारा अगला खेल आता है वो आता है गिल्ली डंडा। ठीक है, आपको सभी खेलों को ध्यान से समझते हुए चलना है। आपसे एग्जाम में किसी भी खेल के बारे में पूछा जा सकता है कि इस खेल के बारे में बताइए, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो देखो अगला हमारा खेल है गिल्ली डंडा। तो यह एक छोटी सी, देखो यह जो हमारा खेल है गिल्ली डंडा, यह एक छोटी और एक बड़ी लकड़ी के रूप में खेले जाने वाला खेल है। ये सब खेल आपने भी अपने आसपास जरूर खेला होगा। ठीक है, आपने बचपन में जरूर ये सब खेल खेला, जो कि 2 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, जो खेल है गिल्ली डंडा से 2 खिलाड़ी खेलते हैं। यह खेल पूरे भारत में प्रचलित है। अगला हमारा खेल है वो है कलारी पैट्टू। यह एक प्राचीन खेल, देखो ये हमारा कलारी पैट्टू जो खेल है कलारी पैट्टू, यह एक प्राचीन भारत में खेले जाने वाली युद्ध कला थी। ठीक है, ये क्या थी? तो ये एक युद्ध कला थी जो दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अब अगला हमारा जो खेल है वो है पहलवानी। आप सभी ने अपने गांव में देखा होगा पहलवानी जो होती है। ठीक है, आप सभी ने पहलवानी शायद करी हुई होगी बचपन में। इस प्रकार से हमारा पहलवानी होता है। आपका सामने जो चित्र है ये पहलवानी का चित्र, आप देख सकते हो किस प्रकार से पहलवानी की जाती है। तो पहलवानी या कुश्ती 2 प्रतिद्वंदियों के बीच एक द्वंद्व कला है। ठीक है, यानी जो 2 प्रतिद्वंदी यानी जो विरोधी होते हैं, ठीक है, हमारे जो 2 प्लेयर हैं, ठीक है, जो हमारे जो 2 प्रतियोगी हैं, जो हमारे 2 प्लेयर हैं, उनके बीच द्वंद्व कला है, जिसमें दोनों खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदियों के कंधों व कूल्हों को जमीन पर टिकाकर जीत हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों खिलाड़ी जो चाहते हैं कि ये गिरे और ये चाहता है ये गिरे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर विरोधी टीम है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति जो है यदि इस व्यक्ति को गिरा देगा नीचे जमीन पे तो ये जीत जाएगा। ठीक है, देखो यदि व्यक्ति प्रतिद्वंदियों के कंधों व कूल्हों को जमीन पर टिकाकर जीत हासिल करता है। ठीक है, जिसमें जो दोनों खिलाड़ी होते हैं वो अपने प्रतिद्वंदी जो अपने विरोधी है उसके कंधों व कूल्हों को जमीन पर टिकाकर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस खेल की शुरुआत माना जाता है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई। ठीक है, देखो इस खेल की जो शुरुआत है वो क्या माना जाता है, तो देखो माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत माना जाता है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हुई है। ठीक है, यानी जो ये जो हमारा खेल है इस खेल की शुरुआत माना जाता है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हुई है। ठीक, अब देखो हमारा बल्लम कली। बल्लम कली ये क्या है? देखो ये हमारा अगला खेल है बल्लम कली। तो यह एक नौका दौड़ है। इसमें नाव का आकार पतला व लंबा होने के कारण इसे स्नेक बोट के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल में बहुत प्रचलित है। अब जो हमारा अगला खेल आता है वो आता है चौगान या पोलो। माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। ठीक है, प्राचीन समय में यह हाथी पर बैठकर भी खेली जाती थी, जबकि बाद में घोड़ों पर खेली जाने लगी। यह भारतीय मूल पर आधारित खेल बाद में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित किया गया और अब समस्त विश्व में लोकप्रिय है। अब जो हमारा अगला खेल है वो क्या है? देखो अगला जो हमारा खेल है वो है जूडो व कराटे। यह आधुनिक मार्शल आर्ट है का रूप है। ठीक है, ये जो हमारा अगला खेल है जूडो व कराटे, यह आधुनिक
मार्शल आर्ट का रूप है, ठीक है, जो कि माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई, ठीक है, ये माना जाता है कि जो इनकी जो उत्पत्ति है वो प्राचीन भारत में हुई, जो कि मध्यकालीन भारत में बौद्ध द्वारा अपनाई गई। जो हमारा मध्यकालीन भारत था उसमें बौद्ध द्वारा अपनाई गई और बाद में धीरे धीरे एशिया देशों में फैल गया, ठीक है। पहले हमारा क्या था कि मध्यकालीन भारत में बौद्ध द्वारा अपनाई गई और बाद में धीरे धीरे एशियाई देशों में फैल गया। यह खेल भी दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। अब जो हमारा अगला खेल है वो है शतरंज। भारत में उत्पन्न हुए सबसे प्राचीन खेलों में से एक खेल शतरंज, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन खेल है वो क्या है? शतरंज। इस खेल को गुप्त साम्राज्य के शासन के दौरान भी खेला जाता था, ठीक है। ये जो खेल है, इस खेल को गुप्त साम्राज्य के जो शासन है उसके दौरान भी खेला जाता था। इसे चतुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस खेल का अस्तित्व पुरातत्व साक्ष्यों में पाया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश काल में भी इसकी लोकप्रियता थी। भारत की इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग छाप है, ठीक है। यानी जो हमारा भारत है, भारत की इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग छाप है। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।